जी स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करना है कैलकुलस प्लस एनालिसिस। सो आज हमारा पहला लेक्चर है और सबसे पहले लेक्चर में हम डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे। डोमेन और रेंज ज़रूरी नहीं है किसी फंक्शन की हो, किसी रिलेशन की भी हो सकती है। तो ये फंक्शन या रिलेशन होती क्या है? एक मशीन होती है, ठीक है जी, जिसको कुछ इनपुट्स चाहिए और मशीन बदले में हमें कुछ आउटपुट्स देती है। तो तमाम तर इनपुट्स का सेट डोमेन कहलाता है और तमाम तर आउटपुट्स का सेट रेंज कहलाता है। इन चीज़ों को आप जानते हैं, सो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके फंक्शन या रिलेशन की डेफिनेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, कुछ बातों का आपने ख्याल करना है। पहली बात ये कि डोमेन निकालें या रेंज निकालें, हमेशा आपने रियल नंबर्स के सबसेट से निकालनी होती है। मतलब रियल नंबर्स में से ही हमने डोमेन निकालनी और रेंज निकालनी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ मूव नहीं करना। ठीक हो गया? तो मतलब ये कि जो आप पुट कर सकते हैं मशीन के अंदर वो रियल वैल्यू होनी चाहिए, कोई इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं पुट करनी। और बदले में हमें जो वैल्यूज मिलनी चाहिए वो भी रियल होनी चाहिए। यानी कोई ऐसा नंबर हमने पुट करना ही नहीं है जिससे हमें आउटपुट कॉम्प्लेक्स मिले या जो है इमेजिनरी मिले। ठीक हो गया? तो रियल वैल्यूज हमने पुट करनी है और रियल वैल्यूज हमें बदले में मिलनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जब हमें फंक्शंस या रिलेशंस मिलते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं, या फिर किस फॉर्म में होते हैं? बोला एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होते हैं। तो ये बताता चलो मैं आपको कि x यूजुअली आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने मानना होता है यूजुअली। ठीक है जी, अगर वो कह दे कि x डिपेंडेंट है तो फिर उसको आपने डिपेंडेंट लेके चलना है। लेकिन आम हालात में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो डोमेन का मतलब x की तमाम तर पॉसिबल वैल्यूज जो आप पुट कर सकते हैं और रेंज का मतलब y की वो तमाम वैल्यूज जो आपको बदले में फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स को देखते हैं। ठीक है जी, इस वक्त ये फंक्शन है। ठीक है जी, खास रिलेशन है जो फंक्शन भी है। बहरहाल डोमेन और रेंज फंक्शन या रिलेशन दोनों की हो सकती है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। मॉड ऑफ एक्स को आप जानते हैं, कौन सा नंबर है जो आप इसमें पुट नहीं कर सकते? रियल नंबर्स को देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाना नहीं। तमाम के तमाम रियल नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। जीरो भी पुट किया जा सकता है, नेगेटिव नंबर भी पुट किया जा सकता है, पॉजिटिव नंबर भी पुट किया जा सकता है। जो पुट कर सकते हैं वो तमाम तर डोमेन में शामिल है। तो क्या पुट कर सकते हैं? डोमेन क्या बन जाएगी इस वक्त इसकी? तमाम तर रियल नंबर्स आर। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी पुट किया जा सकता है, जीरो भी पुट किया जा सकता है और पॉजिटिव नंबर भी पुट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि बदले में ये फंक्शन हमें प्रोवाइड क्या करता है, हमें आउटपुट्स क्या मिलती है। यार अगर हम पॉजिटिव नंबर इसमें पुट करें तो जवाब पॉजिटिव मॉड पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है, जीरो का मॉड जीरो होता है, जीरो पुट करेंगे जीरो मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमें फिर पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा कहती है डेफिनेशन किसकी? मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं हमें जीरो मिल सकता है, जीरो से बड़ी वैल्यूज मिल सकती हैं, जीरो से छोटी वैल्यूज हमें नहीं मिल सकती। रेंज में जो फंक्शन हमें प्रोवाइड कर सकता है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। तो रेंज क्या होगी इसकी? जीरो से लेकर, जीरो शामिल है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपके पास क्लोज ओपन इंटरवल बन जाएगा। राइट? तो अब आप इसको डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आप ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में, या फिर इसे ऐसे लिखा जा सकता है रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। राइट? जीरो मिल सकता है, जीरो से बड़े नंबर मिल सकते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं मिल सकते। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स, आपके पास ये भी फंक्शन है, एक्स माइनस 3 का मॉड है, नीचे एक्स माइनस 3 है, डोमेन निकालते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, पता है आपको समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइन होता है। जीरो ओवर जीरो भी अनडिफाइन की एक स्पेशल फॉर्म है, जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन उसको भी आप अनडिफाइन समझ सकते हैं। जीरो को जीरो पे डिवाइड करके नहीं बताया जा सकता क्या होता है। बहरहाल क्या नंबर है जिसको इसमें पुट करके अनडिफाइंड हो रहा है, यानी जिसको इसमें पुट करें तो नीचे जीरो बन रहा है 3, तो आप 3 नहीं पुट कर सकते। राइट? 3 के अलावा बाकी तमाम नंबर पुट कर सकते हैं, नीचे जीरो बनना नहीं है। ऊपर तो वैसे ही मॉडुलस फंक्शन है, ऊपर बता दिया गया है। नेगेटिव नंबर हो वो भी पुट किया जा सकता है, जीरो हो वो भी पुट किया जा सकता है, पॉजिटिव नंबर हो वो भी पुट किया जा सकता है, सारे के सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं। तो डोमेन में तो आपकी सीधी सीधी क्या बन जाएगी? तमाम के तमाम रियल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 3 को माइनस करके। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल और यूनियन ले लेंगे 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पर भी ओपन है और यहाँ पर भी ओपन है, मतलब आप 3 को क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि 3 आपको नहीं चाहिए, 3 आपने शामिल नहीं करना। ठीक है जी, तो क्या करना है?
3 से यहाँ पर भी ओपन रखना है और यहाँ पर भी ओपन रखना है। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 3 तक सारे और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे रियल नंबर्स आपने शामिल कर देने डोमेन में। रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि रेंज आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप ये भी जानते हैं कि अगर आप मॉड खोलना चाहें तो प्लस माइनस का साइन लगाकर आप इसको x 3 के बराबर नहीं है, 3 इसमें पुट किया नहीं जा सकता, x 3 के बराबर होना नहीं है, यानी यहाँ पर 0 बनना नहीं है, नीचे भी 0 बनना नहीं है, 0 को 0 से काटना अलाउ नहीं है। लेकिन नॉन जीरो नंबर को आप सेम नंबर है तो उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस 1 बचेगा। तो ये समझ लें कि एक टाइप का कांस्टेंट फंक्शन की ये एक टाइप बन जाएगी, ठीक है जी। तो इसको समझ सकते हैं ये कांस्टेंट टाइप फंक्शन है तो नहीं, लेकिन फर्ज कर लें समझ लें तो मतलब आप x की जगह जो मर्जी पुट करते जाएं 3 के अलावा, तो आपको जो नंबर मिलने वाला है बदले में वो +1 मिलने वाला है या -1 मिलने वाला है। तो इस फंक्शन की रेंज को देखें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ +1 या -1 मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि अदर देन +1 एंड -1 जो भी नंबर होगा वो कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है जी। बचना आपके पास अल्टीमेटली नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव का बचेगा डेफिनेटली जब आप मोड खोलते वक्त अंदर नेगेटिव साइन होगा, बाहर माइनस का साइन आना है, ठीक है जी। आपको मोड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। मोड की डेफिनेशन चलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि मोड की जो डेफिनेशन वो क्या है। x है इफ x इज बिगर देन और इक्वल टू 0 और -x है इफ x इज लेस देन 0, राइट। ये बात आप जानते हैं, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली मोड का जो साइन है खोलेंगे तो +x भी हो सकता है या -x भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि x जो मोड के अंदर है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहरहाल जी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये भी एक फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। हमने निकालनी है जो डोमेन मतलब जो वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। इस फंक्शन को देखिए तो इसके यूं कह लें कि 3 मुंह है, ठीक है जी। तो कौन सा रियल नंबर आपने किस मुंह में पुट करना है, ये मशीन है, कौन सी वैल्यू, ठीक है जी। आप इस फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे तो आप इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे किस वैल्यू के लिए। तो साफ नजर आ रहा है x अगर लेस और इक्वल टू -3 लें तो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है जी। इस बात का पता आपको। तो -3 या -3 से छोटे सारे के सारे नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो, बदले में आपको कोई ना कोई आंसर इसने देना ही देना है। तो डोमेन में -3 से लेकर जो छोटे नंबर्स हैं वो सारे के सारे आप डोमेन में शामिल कर सकते हैं, -3 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। लेकिन -3 से बड़े नंबरों के बारे में भी हमने सोचा नहीं है। -3 से बड़े नंबर आप देखें 0 तक जो नंबर्स हैं वो नंबर जो -3 और 0 के दरमियान में हैं उन नंबरों को आप इस फंक्शन में पुट करेंगे उसके कहने के मुताबिक, और वो सारे के सारे नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, बदले में आपको ये कोई ना कोई आंसर देगा। मैं फिर बताता चलूँ, डोमेन का मतलब वो नंबर जो आप फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स के सबसेट्स होने चाहिए, और उनको पुट करके आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। कोई ऐसा नंबर जिसको आप फंक्शन के अंदर पुट करें और आपको कोई आंसर ना मिले वो डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, या आंसर नंबर पुट करने से आंसर आपको इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स मिले वो भी रेंज में शामिल नहीं हो सकता, राइट जी। तो मतलब वो नंबर रेंज में शामिल नहीं हो सकता, और जो पुट किया है पुट करने वाला नंबर आपका डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, राइट जी। तो -3 से लेकर 0 तक जो नंबर्स हैं वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही जो 0 से बड़े नंबर है, 0 या 0 से बड़े नंबर है वो आपने इसमें पुट करने, और वो तमाम नंबर इसमें पुट किए जा सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, -3 से छोटे भी पुट किए जा सकते हैं, -3 भी पुट किया जा सकता है, -3 से लेकर 0 तक जो नंबर्स है वो भी पुट किए जा सकते हैं, और 0 से बड़े नंबर भी पुट किए जा सकते हैं। तो बचा क्या, सारी की सारी रियल लाइन तो कवर होगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जो इस फंक्शन की डोमेन है वो भी कंप्लीट सेट R है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to ∞, ठीक है जी। तो रही बात रेंज की, रेंज का मतलब ये है कि फंक्शन ने कौन से नंबर्स हमें प्रोवाइड करने हैं। भाई ये नंबर तो आपने पुट करने हैं इसमें, तो ये जो फंक्शन है ये आपको बदले में आउटपुट के तौर पर प्रोवाइड क्या करेगा वो चेक करने के लिए पीस वाइज फंक्शन है। तो हम इसके 3 हिस्से बना लेंगे। पहले हिस्से में देखिए जी, x अगर आपका -3 या उससे छोटा है, दूसरे हिस्से में x आपका -3 और 0 के दरमियान में, और तीसरे हिस्से में आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जी 0 लेस और इक्वल टू x लिखा हो या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हो, बात दरअसल एक ही होती है, बात आप जानते हैं। x इज लेस और इक्वल टू -3 है, तो हमने देखना है कि ये फंक्शन में क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक इनइक्वालिटी है, लेफ्ट साइड पर आप ये वाली शेप बना लें,
यानी यहां पर x है तो इसको 2x प्लस 9 बना दे। जो 2x प्लस 9 होगा वही दरअसल फंक्शन होगा ना, किन वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए। तो इन वैल्यूज के लिए आप क्या बना लें, 2x प्लस 9 बना लें। तो भाई वो काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पॉजिटिव नंबर है और आपने सुना हुआ है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। कर दीजिए, 2x इधर लेस और इक्वल टू -6 आ जाएगा, राइट। अभी भी हमने कुछ करना है, 9 ऐड करना है, यानी ये शक्ल जो फंक्शन की है इन वैल्यूज के लिए आपने यहां पर बना लेनी है, राइट जी। तो 2x प्लस 9 बनाने के लिए अब आपको 9 ऐड करना पड़ेगा। अब नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर ऐड करेंगे जी 9 - 6 तो क्या बन जाएगा, ये देखें आपका फंक्शन f बन गया और ये लेस और इक्वल टू 9 - 6 3 बन गया, ठीक है जी। अब यहां पर आ जाते हैं, जब x -3 और 0 के दरमियान में इन वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका ये है, तो इन वैल्यूज के लिए फंक्शन ने आपको क्या प्रोवाइड करना है, यही शेप आप यहां बना सकते हैं। तो उसके लिए आप देखो यहां पर -2x है तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना है कि अगर नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ये बात आपने भी सुनी हुई है, प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की। तो -2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां पर 6 आ जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। यहां पर -2x आ जाएगा, यहां पर भी साइन उल्टा और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 का 0 ही रहना, राइट जी। तो अब क्या करना है जी, अब आपने 9 ऐड कर देना है, बिल्कुल यही चीज यहां बना लेनी है। तो आपको तीनों तरफ 9 ऐड करना पड़ेगा, 6 प्लस 9, इधर 9 - 2x, इधर 0 प्लस 9 बन जाएगा जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये f है आपका, ठीक है जी। और 9 + 6 कितना हो गया जी 15 और यहां पर आ गया 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज साइन चेंज करके 15 आगे लिख दें, 9 सबसे नीचे लिख दें, ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इन वैल्यूज के लिए, डोमेन की इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन ये था। अब आपने ये चीज बनानी है, इसके लिए आपको 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इधर 0 का 0 रहेगा। 2 ऐड करेंगे तो 5x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2, यानी कि f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब आप देखें, अगर x आपका -3 या -3 से छोटा है तो फंक्शन आपको क्या दे रहा है, 3 या 3 से छोटी तमाम तर रियल वैल्यूज दे रहा है। अगर आपका फंक्शन, अगर आपका नंबर x -3 और 0 के दरमियान में है तो फंक्शन उस केस में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 9 से लेकर 15 तक तमाम की तमाम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर देखें, अगर आपका x 0 या 0 से बड़ा है तो आपका जो फंक्शन है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2 या 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहा है। एक रियल लाइन ड्रा कीजिए, ठीक है, जायजा लीजिए कि आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, -∞ से लेकर 2 तक, 2, 9, 15, 3 ये वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर फर्ज कर लें 2 है, यहाँ 3 है, आगे जाके कहीं आपको 9 भी मिलना है, उससे आगे जाके आपको कहीं 15 भी मिलना है। आपके पास रीजन्स बन रहे हैं, आप चेक कर लें, f लेस और इक्वल टू 3 है, 3 को इंक्लूड करके उससे छोटी तमाम वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि आपके पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। 3 भी शामिल है, ठीक है। जहाँ पर शामिल नहीं होगा वो नंबर, वहाँ पर आपने क्या करना होता है, सर्कल बनाना होता है, इस बात का पता है आपको, ठीक है जी। वो बातें जो आपको पता होगी वो या तो मैं आपको बताऊंगा नहीं या उस पर बहुत कम जोर लगाऊंगा, ठीक है जी। 3 या 3 से छोटी तमाम वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर देखिए f 9 और 15 के दरमियान में है तो 9 और 15 के दरमियान वाली वैल्यूज आ जाएंगी। 9 भी शामिल नहीं है, राइट, और 15 भी शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं था, ठीक है जी। आप यहाँ पर देखें, डोमेन के लिए भी इक्वालिटीज के साइन नहीं थे, तो इनके दरमियान वाली वैल्यूज आ रही हैं सारी आपके पास। और उसके बाद देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, f इज बिगर देन इक्वल टू 2, f 2 या 2 से बड़ा, ये सारे नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके हिसाब से देखें तो आपके पास ये वाली सारी वैल्यूज आ रही हैं, आगे वाली भी सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो अब आप जायजा ले लीजिए कौन से नंबर्स हैं रियल लाइंस के जो रेंज में छूट जाएंगे, रेंज में नहीं आएंगे। वो नंबर जो फंक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता वो कौन से हैं, कोई भी नहीं है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, 2 से लेकर छोटे सारे, 3 से लेकर छोटे सारे। यहाँ पर यहाँ तक देखें तो ये सा नहीं आ रहा था, ये सा नहीं आ रहा था, 9 और 15 भी नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो कहता है f इज बिगर देन और इक्वल टू 2, तो 2 से लेकर बड़े तमाम आ गए, ठीक है जी। वो सारे के सारे नंबर इसमें आ गए। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रेंज आ गई है वो क्या होगी जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जी। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज के तमाम तर पॉसिबल क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमें एग्जाम में आ सकते हैं। हमने क्या किया हुआ है, उनकी हमने कुछ टाइप्स बनाई हुई हैं। फंक्शंस की बेसिकली टाइप्स हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं,
ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस के भी फर्दर टाइप्स हैं, पोलिनोमियल्स हैं, रैशनल फंक्शंस हैं, राइट। और हमने इनको टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम देखते हैं जी कि कैसे कैसे किस टाइप का फंक्शन आएगा और हमने किस तरीके से उसकी डोमेन और रेंज बतानी है जी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। अलजेब्रिक फंक्शंस की भी आप जानते हैं बहुत टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप और सबसे आसान से टाइप पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में आपको पता है किस तरह की होती है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू दी एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी एन माइनस वन सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ए वन से लेकर ए एन तक या ए नॉट से लेकर ए एन तक, ये सारे के सारे कौन से हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। एन आपका क्या होता है बोला? नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। एन डब्ल्यू से शामिल है। और ए एन जो है अगर तो जीरो नहीं है तो फिर हम एन को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल की डिग्री। ये बात आप जानते हैं। एन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ए एन एक्स टू दी एन, अगर एन नॉन जीरो है, अगर ए एन नॉन जीरो है तो ए एन एक्स टू दी एन ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म कहलाती है बोला? ये कहलाती है लीडिंग टर्म। और ये जो कॉफिशिएंट है लीडिंग टर्म का, ये क्या कहलाता है बोला? लीडिंग कॉफिशिएंट। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात जब करेंगे ए एन की तो उसका मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट हुआ करेगा। ए एन एक्स टू दी एन की बात करेंगे वो लीडिंग टर्म हुआ करेगी। और एन की बात किया करेंगे तो वो डिग्री हुआ करेगी। और ये बात अंडरस्टूड होगी कि ए एन नॉन जीरो है, राइट। तो बात करते हैं जी सबसे पहले डिग्री जीरो पोलिनोमियल की क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। यार अगर तो आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है, ठीक है जी, तो उसकी डिग्री हमेशा जीरो होगी। लेकिन अगर वो नॉन जीरो कांस्टेंट है तो नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री जीरो काउंट होती है, होते ही जीरो है, क्योंकि हम किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट है लाइक के, हम इसको लिख सकते हैं के इंटू एक्स रेज टू जीरो, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिग्री जो है वो काउंट होनी है क्या बोला? जीरो। तो अगर ये नंबर के ही जीरो है, यानी जीरो है नंबर, तो फिर जीरो पोलिनोमियल कहलाएगी ये। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कुछ बुक्स में लिखी होती है कि अनडिफाइंड है, कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स हैं अपनी मर्जी से उसको बाज़ दफ़ा -1 भी डिग्री ठहरा लेते हैं। और बाज़ ऑथर्स ऐसे हैं जो जीरो की जो डिग्री है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री, वो नेगेटिव इन्फिनिटी भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ कॉमनली पाकिस्तान में या लोकली जो आप कह लें कि जो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री है वो अनडिफाइंड समझी जाती है। लेकिन हो सकता है कि आपको एक एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल या जीरो, तो ऑप्शन में अनडिफाइंड की आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। किसी एक में है 2, किसी एक ऑप्शन में 1 है, किसी एक ऑप्शन में 0 है, हो सकता है किसी एक ऑप्शन में -1 लिया हुआ हो, तो आपकी -1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगी, ठीक है जी। और इस तरह नेगेटिव इन्फिनिटी भी इसको समझा जाता है, बाज़ दफ़ा कुछ ऑथर समझ लेते हैं। तो डिपेंड करता है एमसीक्यू में आपको किस टाइप का एमसीक्यूज आता है और उसकी जो ऑप्शंस आपको गिवन है उन ऑप्शंस में से जो आपने जो करेक्ट ऑप्शन है या जो बेस्ट ऑप्शन है उसका इंतखाब करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री वाला आपका एमसीक्यू आए, अनडिफाइंड की ऑप्शन ना हो तो फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगी तो वो ठीक होगी। तो बहरहाल जी अब बात करते हैं जी डोमेन और रेंज की। पोलिनोमियल की डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है। अगर तो आपके पास पोलिनोमियल है, किसी भी किस्म की पोलिनोमियल, कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, ठीक है जी, किसी भी किस्म की डिग्री हो, तो याद रखिए डोमेन तो सीधी सीधी किसी भी पोलिनोमियल की क्या होती है भला? तमाम तर रियल नंबर्स का जो सेट होता है आर, यही होती है। क्योंकि हर रियल नंबर आपने पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है और आपको उसका कोई ना कोई आंसर मिल जाना होता है, ठीक है जी। तो सीधी सीधी किसी भी किस्म की पोलिनोमियल हो, डिग्री कुछ भी हो उसकी, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, क्वार्टिक हो, क्विंटिक हो, 5 से भी बड़ी अगर उसकी डिग्री हो, किसी भी सूरत में जो आपकी पोलिनोमियल की डोमेन हुआ करेगी वो हमेशा आर हुआ करेगी, राइट। रेंज में मसला है। रेंज की बात करते हैं। अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो उसकी जो रेंज होगी, रेंज में क्या क्या आ सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपकी जो पोलिनोमियल है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसमें 0 भी आ जाएगा, उसमें नॉन जीरो कांस्टेंट भी आ जाएंगे, ठीक है जी। कांस्टेंट पोलिनोमियल की रेंज आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ वही वाला कांस्टेंट होगा जिसके बराबर है वो पोलिनोमियल। यानी अगर पी ऑफ एक्स के के बराबर है तो यही के जो कांस्टेंट है वो आपकी रेंज में शामिल है। एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल आपको डोमेन मिल जानी है। चलें जी, अगर आपका n ऑड होगा तो क्या होगा? अगर आपका n ऑड है
तो याद रखना आपने, आपकी पोलिनोमियल की जो रेंज हुआ करेगी वो हमेशा कंप्लीट सेट आर हुआ करेगी। हमेशा जिन लोगों ने याद रखना है वो याद रख लें, जिन लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि चीज़ें याद करना सारी की सारी मुश्किल होती हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ बच्चे समझते हैं कि यार अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ आपको। जो रेंज है एक ऐसी पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री ऑड है वो कंप्लीट सेट आर क्यू बनती है। ठीक है जी। उसकी रीज़न के लिए मैं आपको फ़र्ज़ कर ले कोई एग्जांपल लेता हूँ। यही एग्जांपल देखते हैं जी, 5x³ + 3x + 2, राइट। इसकी भी डिग्री 3 है, ऑड है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, उसकी डिग्री भी ऑड होती है। इस टाइप की कोई भी पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री ऑड है तो तरीका कि उसकी रेंज में तमाम के तमाम रियल नंबर्स क्यों आएंगे उसको देखने के लिए जस्ट आप एक चीज़ नोट करें कि अगर आप लिमिट लें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो क्या होगा जी। ये जो पोलिनोमियल आपके पास, यहाँ से x³ कॉमन ले लें, x³ आपने कॉमन लिया, बाकी बचेगा क्या आपके पास 5, सिंपली यहां पर 5 बचेगा, आगे क्या बचेगा 3/x², 3/x का स्क्वायर, क्योंकि आपने x³ कॉमन लिया होगा, राइट जी। और यहां पर क्या बचेगा प्लस 2/x³, 2/x का क्यूब, ये बचेगा आपके पास। अब आपने लिमिट लेनी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लीजिए अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या 5 × x का क्यूब, 5 × x का क्यूब, और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। क्या ख्याल है आपका, ये नंबर किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, यानी इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। सो व्हाट अबाउट नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो इसी चीज की आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है, x³ है 5 + 3/x² + 2/x का क्यूब, क्या बनेगा जनाब, x नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म्स तो वैनिश हो जानी, इनकी लिमिट तो जरूरी निकलनी है, तो बचेगा वही 5 × x का क्यूब। अब x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या जवाब आएगा, जो कि पावर ऑड है, तो आपके पास लिमिट क्या आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, इतनी कंक्लूजन से आप क्या बात नतीजे के तौर पर अखज़ कर सकते हैं, सोचिए। अगर x बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा तो आपका ये जो फंक्शन है बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है, अगर x बहुत ज़्यादा स्मॉल यानी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा x, तो आपका जो फंक्शन है वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो क्या मतलब है, x बढ़ा सकते हैं, x कम कर सकते हैं, तो लिमिट के तौर पर देखें फंक्शन की जो वैल्यूज़ आनी है, पोलिनोमियल की वैल्यूज़ वो भी बढ़ जाएंगी, कम भी हो जाएंगी, ना इधर से बाउंड हो रहा फंक्शन ना इधर से बाउंड हो रहा है। तो तमाम तर वैल्यूज़ जो है रियल नंबर्स की वो रेंज के तौर पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है जी। अब ज़हन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि दरमियान वाली हो सकता है कुछ वैल्यूज हमें ना मिले, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि ये सीधा साधा पोलिनोमियल फंक्शंस है, पोलिनोमियल फंक्शंस हमेशा आपको पता है कंटिन्यूस होते हैं, तो दरमियान में फंक्शन कंटिन्यूस है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो इट मीन्स कि तमाम तर वैल्यूज जो दरमियान वाली हैं, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम तर वैल्यूज आपको रेंज में मिल सकती हैं। तो याद रख लें कि अगर आपके पास किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री ऑड होगी तो उसकी डोमेन तो रियल नंबर्स है ही, भाई हम रेंज की बात करें इस वक्त, रेंज भी उसकी क्या होगी, तमाम तर रियल नंबर्स का सेट होगी, ठीक है जी। आपने ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर डिग्री हमारी इवन होगी किसी पोलिनोमियल की तो क्या करेंगे। डिग्री इवन होगी तो सबसे पहला जो इवन नंबर है वो 0 है, राइट। 0 किस पोलिनोमियल की डिग्री है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की। कौन सा वाला कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो नॉन जीरो कांस्टेंट अगर है डिग्री 0 के लिए, डिग्री 0 भी चूंकि इवन है, तो उसके लिए हम बात कर चुके हैं रेंज की, है ना। यहां पर p of x अगर k के बराबर है, k 0 हो या नॉन जीरो हो डजंट मैटर, k अगर नॉन जीरो होगा तो इसकी डिग्री 0 है और वो इवन है, तो इस केस में रेंज यही k आता है, ये हमने देख लिया हुआ है। हम अब बात कर रहे हैं उस वक्त जब n इवन तो हो लेकिन 0 से बड़ा भी हो। तो यहां पर देखिए n 0 से बड़ा है मैंने लिखा हुआ है, n इवन भी है मैंने ये भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर भी n 0 है, n इवन है, ये दोनों जो है कंडीशंस इन दोनों केसेस में होनी चाहिए। बस यहां पर क्या फर्क है, an आपका पॉजिटिव है, यहां पर an क्या है, नेगेटिव है। अगर an आपका पॉजिटिव है तो रेंज आपकी इस टाइप की है, और अगर an आपका नेगेटिव है तो रेंज आपकी इस टाइप की है। कैसे पता लगेगा,
कि ए एन क्या है। लो जी, ए एन का तो कोई आपको बता दिया गया होगा, ए एन क्या है मैंने बताया था। थ्रू आउट हम बात करेंगे ए एन का मतलब क्या होगा, करेगा लीडिंग कोएफिशिएंट। जो डिग्री वाली टर्म है, सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है, उसका कोएफिशिएंट ए एन होता है। हम इसी की बात करें, अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा आपकी पोलिनोमियल की जो रेंज है वो इस टाइप की होगी, ठीक है। एन इवन होना चाहिए, राइट। डिग्री इवन है, 0 से बड़ी है डिग्री, और आपका जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, वो पॉजिटिव है, तो रेंज आपकी इस टाइप की होनी है। यहां पर एज क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। वो निकालना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एज की जगह जो मर्जी लिख दो, नहीं, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम आपको पता तो चल गया कि जो यहां पर नंबर है वो हमने फाइंड करना है, रेंज हमेशा इसी तरह की होगी। इस तरह अगर ए एन आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो रेंज आपकी हमेशा इस टाइप की होगी। इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स करें, आइए देखते हैं कि इस टाइप की डोमेन जो रेंज है वो क्यों होगी, क्योंकि कुछ बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि आखिर क्यों इस टाइप की रेंज होगी, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, डिग्री आपकी इस वक्त इवन है, तो चलिए हम यूं करते हैं कि इस 3 की जगह क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं। आपके पास पोलिनोमियल किसी भी किस्म की है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, इस वक्त इसकी बात की थी, यहाँ मैंने 4 कर दिया है, यहाँ मैंने क्या कर दिया जी, 2 कर दिया, ठीक है जी, और यहाँ मैंने x कर दिया। मतलब पोलिनोमियल हमारी ये है 5x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप की पोलिनोमियल है जी हमारे पास, ठीक है जी। डिग्री इस वक्त आप देख रहे हैं 4 है, तो x की पावर 4 कॉमन लिया जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा 5 प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x क्यूब, ठीक है जी। और x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, और वही चीज जी ये आपके पास बचेगा। अब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x की पावर 4 होगा, ठीक है ना। आपने इसको देखना है, x की पावर 4 होगा, क्या होगा जी, x की पावर 4 किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को ही। लेकिन ये 5 जो है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, इस वक्त लीडिंग कोएफिशिएंट वही है, देखें यही 5, यही आपका ए एन था लीडिंग कोएफिशिएंट। ये अगर पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है जी। अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच करे यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया, यहां पर 4 है, यहां पर पावर 3 है, पावर 2 है, और यहां पर क्यूब है, ठीक हो गया जी। तो अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा तो ये टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, दिस गोज टू 0, दिस गोज टू 0, दोबारा आपके पास बचेगा कुछ यूं ही। लेकिन x नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा, पावर आपको पता है इवन है, तो आंसर आपका अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आना है। तो दोबारा आपकी जो लिमिट है वो यही बन रही है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। पावर जो डिग्री है वो इवन होने से ये इफेक्ट पड़ेगा, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इधर भी इन्फिनिटी बनना है, इधर भी इन्फिनिटी बनना है। क्या मतलब इस बात का कि अगर हम x को लार्ज कर देंगे, इन्फिनिटी की जाना मूव करेगा x, तो आपका जो फंक्शन है उसने यूं ऊपर बढ़ना ही है, ठीक है जी। अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, नेगेटिव इन्फिनिटी इधर होती है x की तरफ, y की तरफ फंक्शन की वैल्यूज आपको पता y एक्सिस पे लेनी होती है, तो y भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो y नीचे जाने के बजाय उसने y ने ऊपर ही जाना है ना। तो आपका फंक्शन जैसे जैसे बहुत ज्यादा x को स्मॉल करोगे ऊपर ही जाएगा, जैसे जैसे x को बहुत ज्यादा लार्ज करोगे उसने फिर ऊपर जाना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दरमियान में फंक्शन आपका कैसा है, किस किस्म का हो सकता है। दरमियान में फंक्शन आपका स्मूथ पैराबोलिक टाइप भी हो सकता है, या हो सकता है दरमियान में आके फंक्शन यूं कुछ आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज भी दे, राइट। तो होना क्या है भला, आपकी जो रेंज होनी है वो क्या होनी भला, वो इन्फिनिटी आपकी मैक्सिमम जो है वो आपको रेंज में, यानी कोई मैक्सिमम नंबर नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी तक आपकी जो है सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी उसमें। और यहां पर आपके पास जो एज है वो नंबर है, वो आपने कैसे फाइंड करना है, वो यकीनन आपको फाइंड करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी फंक्शन की। और फंक्शन की अगर एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यूज है ना, तो उन मिनिमम वैल्यूज में से जो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू आपको वो निकालनी पड़ेगी। और ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकालनी है ये आपने पढ़ा होगा, ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, हम उनको यूज करके ये काम भी कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स में करेंगे, भी परेशान नहीं होना फिलहाल। अभी फिलहाल मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो एज होना है वो क्या होना है भला,
वो फंक्शन की सारी मिनिमम वैल्यूज में से सबसे मिनिमम होनी है। आई रिपीट, तमाम मिनिमम वैल्यूज में से सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पर आएगी, राइट जी। और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखते हैं, यहां मैंने कहा है ए एन आपका नेगेटिव है, तो किस टाइप की हो सकती है पोलिनोमियल ए एन, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है, यानी यहां पर फर्ज कर लें -5 है, तो इधर भी -5 आ जाएगा, इधर भी -5 आ जाएगा, बाकी तो सारी चीज़ वही रहेगी। अब ये नेगेटिव है, x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये तो इन्फिनिटी बनेगा, बाकी सारा 0, जबकि ये -5 है तो अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, और बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि x को आप बहुत लार्ज कर रहे हैं तो फंक्शन आपका आगे जाके नीचे की तरफ जाना है और नीचे जाता ही जाना है। x को अगर आप स्मॉल करेंगे पीछे की तरफ आएंगे तो वहां पर भी आपका चूंकि फंक्शन की लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है, मतलब फंक्शन नीचे जाना है और जाते ही जाना है, रुकना ही नहीं है। तो अब ऊपर की जानिब दरमियान में फंक्शन कैसा हो सकता है, पैराबोलिक टाइप भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है यहां पर कुछ आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिले। तो ये जो एच है यहां पर, ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू होनी है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू होनी है फंक्शन की। और वो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने के बाद हम मिनिमम वैल्यूज जो है उनको इग्नोर कर देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यूज उनमें से देखेंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यूज होनी है फंक्शन की, क्या होगा जनाब, उनमें से भी जो सबसे मैक्सिमम होनी है वो निकालनी है, यानी मैक्सिमम वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आनी है और मिनिमम वैल्यूज में से सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पर आनी है। पता नहीं अब आपको ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है समझ तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आप तरीका याद कर ले। और अगर आपको इस टाइप के किसी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आ जाए, पोलिनोमियल टाइप की, जब उसकी डिग्री इवन होगी तो तरीका सीख लीजिए, तरीका कैसा है उसके मुताबिक आप अपना आंसर बता दीजिएगा। हम अभी इसकी एग्जांपल्स करते हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल हम कर रहे हैं, डोमेन निकालनी हमने 5x³ + 3x + 2, इसकी डोमेन निकालनी है भाई। सीधी सीधी देखो, ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो, ठीक है जी, इवन हो चाहे ऑड हो, मैंने बता दिया होगा। डोमेन तो हमेशा क्या होती है, तमाम तर रियल नंबर्स, आर इसका आंसर है, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज ही हैं, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है जी। मेरा तरीकाकार पढ़ाने का कुछ यूं करेगा कि जिस तरह के एमसीक्यूज को हमने डायरेक्ट ही सॉल्व करना ना, मैं उसकी ऑप्शन नहीं लिखा करूंगा, ठीक है जी। जहां पर हमने बैक सॉल्व करना होगा या एक से ज्यादा ऑप्शंस बनती हुई जहां पर नजर आ रही होंगी, ठीक है जी, मैं वो एमसीक्यूज में ऑप्शंस लिखा करूंगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन सीधा सीधा होना है और डायरेक्ट ही सॉल्व होना है, मैं वहां पर ऑप्शन नहीं लिखा करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताया करूंगा, राइट जी। तो ये एमसीक्यूज ही हैं। इस टाइप के फंक्शन की आपने रेंज निकालनी, तो चूंकि डिग्री यहां पर ऑड है तो बता चुका हूं कि रेंज अगर आपने फाइंड करनी है, डिग्री ऑड होगी तो रेंज हमेशा कंप्लीट सेट आ रही हुआ करेगी। मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है जी। यहां पर ये वाला केस बन रहा है, उसकी रीजन भी आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा दी है। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहां पर रेंज निकालने। यहां पर क्यों, देखें लीनियर फंक्शन है, इसकी डिग्री भी 1 ऑड होती है तो इसकी भी रेंज कंप्लीट सेट आ रही है, ठीक है जी। रेंज निकालने जा रहे हैं हम 5 की, यहां पर इसकी डिग्री क्या है, 0, इवन है, लेकिन इवन के केस में और 0 के केस में मैंने आपको बता दिया होगा जो कांस्टेंट नंबर है वही आपकी रेंज में शामिल होना है, सिर्फ एक ही नंबर रेंज में शामिल है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने यकीनन उन पोलिनोमियल्स की रेंज निकालनी है जिनमें डिग्री इवन है और 0 से बड़ी है, तो आइए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, और क्वाड्रेटिक में हम इसको जर्नल रख के मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन यूज़ करते हुए जर्नल ABC एज इट इज रख के हम इसका रिजल्ट बना लेंगे और हम याद रख लेंगे। चाहे तो हम मैक्सिमाइजेशन के ज़रिए रेंज निकालें, चाहे वो जनरल रिजल्ट याद कर लें और उसी की मदद से उसी को फॉलो करते हुए हम रेंज निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। तो हम फिलहाल फाइंड करते हैं जी। तरीकाकार क्या था मैंने आपको बता दिया हुआ है। यहाँ पर ABC आपको पता है रियल कॉन्स्टेंट्स है, A डेफिनेटली 0 नहीं है, ठीक है जी। डिग्री 2 है, इवन है और पॉजिटिव है, राइट। तो जो रेंज होनी है मैंने आपको बता दिया हुआ किस टाइप की होनी है, या तो रेंज होगी इस टाइप की, एज से लेकर इन्फिनिटी, या होनी है इस टाइप की, किस टाइप की, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर एज तक। एज कोई रियल नंबर है जो हमने फाइंड करना होगा। ऐसा कब होगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि इस वक्त A है ये नॉन जीरो है, ठीक है जी। ऐसा कब होगा, जब A आपका पॉजिटिव होगा, और ऐसा कब होगा जब A आपका नेगेटिव होगा। और मैंने आपको ये भी समझा दिया होगा कि अगर A पॉजिटिव है तो यहां पर जो नंबर एज है ये कैसा होना है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज में से सबसे स्मॉलेस्ट। और अगर A नेगेटिव है तो यहां पर एज कैसा नंबर होना भला,
मैक्सिमम वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम, यानी लार्जेस्ट वैल्यूज में से सबसे लार्जेस्ट। तो चलिए जी बात करते हैं हम यहाँ पर। तरीकाकार का आपको पता है, सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव का क्या निकलेगा जी, 2ax प्लस बी, और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके आप निकाल लेते हैं स्टेशनरी वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू आनी को नहीं है, ठीक है जी। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिन पर इसका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाना है। सीधा सीधा पोलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही होते हैं, ये बात आप जानते हैं। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 2ax प्लस बी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -b/2a, राइट जी। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करेंगे p'(x) क्या आएगा जनाब, जस्ट 2a आ जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं हम, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं आपका आंसर पॉजिटिव है कि या नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है सेकंड डेरिवेटिव का वो इस वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। ए पॉजिटिव होगा, राइट। ए अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा ए तो ये नेगेटिव है। तो मतलब ये पॉजिटिव होगा इफ ए इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा इफ ए इज नेगेटिव, ठीक हो गया जी। तो करना क्या है, वो चीज़ आपको पहले बता दी गई थी कि ए के पॉजिटिव होने से आपकी रेंज इस टाइप की निकलनी है, और यहाँ पर एज आपको क्या मिलना है, एज यहाँ पर होना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ए की पॉइंट निकला है, -b/2 है, इसी पर आपका फंक्शन पॉजिटिव है या इसी पर नेगेटिव है, डिपेंड करता है ए पर, ये आपको पता चल गया होगा। तो होना क्या है जनाब, आपने यही वाली वैल्यू जो है -b/2a पुट कर देनी है फंक्शन के अंदर, और आपने निकाल लेनी है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो क्या बन जाएगा जनाब, a इंटू -b/2a का स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a प्लस c, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a कट जाएगा, b²/4a बच जाएगा, यहाँ से -b²/2a प्लस c, और एलसीएम ले लेते हैं जी, 4a आपका एलसीएम आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b² माइनस यहाँ से 2b² बचेगा प्लस 4ac आ जाएगा, और आप देख सकते हैं ये 4ac माइनस b का स्क्वायर ओवर 4a आपके पास बच रहा है। तो ये है -b/2a की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव कब होगा, जब a नेगेटिव होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो रेंज किस टाइप की है जनाब, इस टाइप की है, ठीक है जी। और h जो हमने नंबर निकालना था वो कौन सा नंबर है, वो यही नंबर है जी, h। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आपने ये जनरल रूल याद कर लेना है। क्या याद कर लेना भला, ये रूल बन गया हमारे पास, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, कैसी होगी जनाब, ये एज हमने फाइंड कर लिया होगा, ठीक है जी। ए लीडिंग जो कोएफिशिएंट है, अगर तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा जनाब, एज की जगह 4ac माइनस बी का स्क्वायर ओवर 4a से लेकर इन्फिनिटी, कब, अगर a पॉजिटिव होगा, राइट। और अगर a नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बता दिया a के नेगेटिव होने से, ठीक है जी, रेंज इस टाइप की होनी है, ये आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए होता है, और a के नेगेटिव होने से आप देख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि यही वाली वैल्यू जो निकलेगी वो कौन सी वाली होगी, वो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी। तो जनाब a अगर पॉजिटिव है तो ये रेंज है, और अगर आपका a नेगेटिव है तो रेंज किस टाइप की होगी जी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर यही नंबर 4ac माइनस b² ओवर 4a, और यहां पर हम इसको कर देंगे क्लोज। तो आप ये बना बनाया रूल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है जी। इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जी। तो फर्ज कर लेते हैं हमने रेंज निकालनी है पोलिनोमियल की -3x² प्लस
5x प्लस सपोज यहां पर 1 कर लेते हैं जनाब, ठीक है जी। इसकी रेंज निकालनी है हमें, तो ये ना समझिएगा ऐसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। वो तब होता है जब ये इक्वालिटी हो, इक्वल टू 0 हो, पोलिनोमियल इक्वेशन हो। यहाँ पर पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी हमने रेंज निकालनी है, ठीक है जी। तो चलिए जी क्या करेंगे जनाब, हम आपको पता है हमने क्या करना होता है। यहाँ पर देखें a आपका -3 है, b आपका 5 है, c आपका 1 है, चूँकि रूल आपने बना लिया हुआ है। सिर्फ हमने क्या करना है, a को देखना है। a इस वक्त क्या है, -3 यानी नेगेटिव है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो रेंज है वो किस टाइप की है, भला आपकी नेगेटिव होने से किस टाइप की है, इस टाइप की, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर एज टाइप की। और एज यहाँ से कैसे निकालना है, एज निकालने का तरीका हमने बना लिया हुआ 4ac - b² ओवर 4a। इवन अगर ये पॉजिटिव होता तब भी रेंज किस टाइप की होती, बोला रेंज एज से लेकर इन्फिनिटी टाइप की होती है। और एज कैसे निकालना था, एज निकालने का फॉर्मूला यही था, चीज हमने पढ़ ली हुई है, ठीक है जी। क्या होगा जी, 4 a की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है, नेगेटिव b का स्क्वायर ये 25 बन जाएगा b का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 5 थी, राइट। तो 4 इंटू a क्या है जनाब यहाँ पर -3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा जी -12 -25 ओवर -12, राइट जी। तो क्या करना पड़ेगा जनाब, इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा -37 डिवाइडेड बाय -12 यानी कि 37/12, ठीक है जी। तो आपकी अल्टीमेटली रेंज क्या आ जाएगी, आ गई जी, -इन्फिनिटी से लेकर 37/12। ये नंबर बताता चलूँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई बात नहीं, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है जी। बस इतना याद रख लीजिए, आपने इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में। अगर आपका a पॉजिटिव होता तो भी आपने इसी फार्मूले को यूज़ करके एज की कीमत निकाल लेनी थी, और फिर उस वक्त रेंज क्या होनी थी भला रेंज क्या होनी थी, रेंज आपकी एज से लेकर इन्फिनिटी तक होनी थी। एज कैसे निकलना था, ऐसे ही निकलना था, ठीक हो गया जी। तो इसकी भी मजीद जो एग्जांपल्स हैं वो कर सकते हैं जी। तो ऐसी पोलिनोमियल की रेंज निकालने की कोशिश करते हैं जिसकी डिग्री कितनी है जी, 4 है। 4 डिग्री इवन है, 0 से बड़ी है, ठीक है जी। तो इस सूरत में भी हमारी जो रेंज निकलनी है वो किस टाइप की निकलनी है आपको बता दिया गया हुआ है। कोफिशिएंट जो है, लीडिंग कोफिशिएंट, इस वक्त लीडिंग कोफिशिएंट जो an है वो क्या है जनाब 1/4 और ये पॉजिटिव, ठीक है जी। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, आपकी जो रेंज है वो किस टाइप की होनी है, रेंज किस टाइप की होनी है जनाब, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस टाइप की होनी है रेंज जनाब, एज से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट जी। तो इस बात का भी आपको समझा दिया गया है। और ये एज कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया हुआ आपको। एज आपकी जो फंक्शन की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हैं, जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं, उनमें से भी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर आपकी रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर एज तक की होती तो एज क्या होता है वहाँ पर, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज़ में से सबसे मैक्सिमम, राइट जी। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक के केस में हमने क्या किया था, हमने रूल बना लिया था, लेकिन रूल जिस तरीके से बनाया था वही मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन वाले मेथड से। तो यहाँ पर रूल बनाकर याद करना मुश्किल काम है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सा रूल बनना है यहाँ पर। तो बहरहाल यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। हम मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं फाइंड करेंगे, दरअसल हम मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और मिनिमम वैल्यूज़ में से जो सबसे मिनिमम है, स्मॉलेस्ट है, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पी ऑफ एक्स ये है, इसका आप ले लीजिए डेरिवेटिव, पी डैश ऑफ एक्स क्या निकलेगा, डेरिवेटिव आपको पता है जी, 4 पावर नीचे आ जाएगी, 4 से कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा -4x, राइट, और यहाँ पर -4, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। और आपको पता है कि हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x -4 को इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से x की कीमतें फाइंड करनी है।
जी ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार आपको पता है। आप यहां पर यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, राइट। सिंथेटिक डिवीजन यूज करने से पहले एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, एक रूट आपको निकालना पड़ता है हिट एंड ट्राई रूल से, इंस्पेक्शन से। मतलब वो कैसे, मतलब आप अपनी मर्जी से जो वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज हैं, ठीक है जी, वो इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर ये जहन में रखते हुए कि कोई करीब तरीन रैशनल नंबर या इंटीजर हमारा काम कर, जैसे जीरो के करीब तरीन है, हम जीरो से अक्सर शुरू करते हैं। जीरो के बाद +-1, +-2, फिर +-1, +-3, इन्हीं को चूज करते हैं। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी रियल वैल्यूज जो हैं वो इसके रूट्स हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो रूट है वो हमें नजर आ जाए इंटीजर के तौर पर या रैशनल नंबर के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों के जहन में ये बात पैदा होती है कि यार किस नंबर से ट्राई किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो नंबर सोचें इसमें पुट करें और वो इसको सेटिस्फाई ना करे, यानी इसका रूट ना हो, तो वो रूट असल में किस टाइप का होना है। तो मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है, रैशनल रूट थ्योरम। कौन सा थ्योरम जी? रैशनल रूट थ्योरम। कि अगर किसी पोलिनोमियल के लिए जरूरी है कि कैसी हो, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं पोलिनोमियल के, ये क्या हो? इंटीजर्स हो। जी हाँ, यहाँ पर आमतौर पर तो कोएफिशिएंट पोलिनोमियल के रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इस थ्योरम के लिए ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। कोएफिशिएंट्स आपके अगर इंटीजर हैं तो इस पोलिनोमियल का एक रैशनल रूट p/q, रैशनल नंबर समझते हैं ना, p और q दोनों इंटीजर्स हो, q 0 ना हो, तो रैशनल नंबर इसका रूट तभी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब p जो है ऊपर वाला जो इंटीजर है वो डिवाइड करे कांस्टेंट टर्म को। ये देखिए लिखा हुआ हमने, p डिवाइड्स कांस्टेंट टर्म। इस सिंबल का मतलब डिवीजन का होता है, आपको पता है। डिवीजन नहीं मतलब डिवाइड करता है, p a0 को डिवाइड करता है, राइट। p a0 को डिवाइड करेगा और जो q है डिनोमिनेटर वाला नंबर वो an लीडिंग टर्म को, ये लीडिंग टर्म के कोएफिशिएंट यानी लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो अगर p डिवाइड करेगा a0 को और q डिवाइड करेगा an को, तो फिर तभी p/q इसका रूट हो सकता है, अदरवाइज कोई और रैशनल नंबर इसका रूट नहीं हो सकता। अब आपको लगता होगा कि इस थ्योरम का हमें फायदा क्या है? भैया इस थ्योरम का हमें बहुत फायदा है, ठीक है जी। वो फायदा क्या है वो आपको इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं। हमने इस पोलिनोमियल का एक रूट निकालना है, ठीक है जी। तो मैंने इसी रिजल्ट को यूज करना है कि अगर p/q रूट है, इस पोलिनोमियल को देखिए, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं इंटीजर्स हैं, तो p/q अगर कोई रैशनल नंबर इसका रूट है तो फिर क्या होगा भला? p डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म, ये है -4, और q डिवाइड करेगा लीडिंग टर्म, और लीडिंग टर्म इस वक्त क्या है? 1 है, ठीक है जी। तो q 1 को डिवाइड करेगा और p -4 को डिवाइड करेगा। आप सोचे कि कौन से नंबर्स हैं, कौन से इंटीजर्स हैं जो -4 को डिवाइड करते हैं? जी आपके सामने वो +-1 हो सकते हैं, +-2 हो सकते हैं, +-4 हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं नंबर हो सकता। और q 1 को चूंकि डिवाइड कर रहा है तो q की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? जो 1 के डिवाइजर्स हैं वो दो ही हैं, एक +1 और एक -1, इसके अलावा 1 का और कोई डिवाइजर नहीं है जी। तो रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है कि p/q अगर इसका रूट है इस पोलिनोमियल का, तो p लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म यानी -4 को, और q लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा लीडिंग कोएफिशिएंट यानी इस वक्त जो 1 है। तो यहां से p की पॉसिबल वैल्यूज निकल गई और q की पॉसिबल वैल्यूज निकल गई। p/q की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड कर लेते हैं। p/q की पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालेंगे यार? इन वैल्यूज को अगर आप डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज पर तो क्या क्या जवाब मिल सकते हैं, ये डिवाइड करके निकालने। तो +-1 को +-1 पे डिवाइड करके आपको पॉसिबल जो वैल्यूज मिलती है वो +-1 मिलती, +-2 को +-1 पे डिवाइड करके +-2 मिल जाएंगे, +-4 को +-1 पे डिवाइड करके +-4 मिल जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। p/q, p की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, फर्ज कर लें q की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं फर्ज कर लें वो +-3 है, फर्ज कर लें। तो ये पॉसिबल नंबर्स क्या बन जाएंगे? +-1 को जब +-3 पे डिवाइड करोगे तो +-1/3 आ जाएगा। इनको जब उन पे डिवाइड करोगे तो पॉसिबल वैल्यूज +-2/3 आ जाएंगे, और जब आप इसको मतलब इनको डिवाइड करेंगे उन पर तो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज +-4/3 आ जाएंगे। अब फायदा क्या है?
फायदा इस बात का है हमें इस थ्योरम को यूज करने का कि अब आप जीरो से जो है ना वो जीरो इसमें पुट करके नहीं चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल के जीरो इसका रूट है कि नहीं, 1 नहीं चेक करेंगे, 2 के लिए नहीं चेक करेंगे, 3 के लिए नहीं चेक करेंगे, अपना वक्त बचाएंगे। अगर कोई रैशनल नंबर इसका रूट है तो फिर इनमें से होगा, इनमें से कोई एक नंबर इनको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज कोई रैशनल नंबर इसका रूट नहीं होगा। अदरवाइज कौन सा नंबर रूट होगा इसका? इर्रेशनल नंबर रूट होगा डेफिनेटली। तो वो इर्रेशनल नंबर रूट वो कैसे निकालना होगा जी, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है जी, इतना मुश्किल आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, आ भी गया तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई हमें तरीका निकालना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर इतना लेंथी क्वेश्चन आपको आने नहीं वाला। क्यूबिक इक्वेशन समटाइम आपको सॉल्व करनी पड़ती है, एक रूट बाय इंस्पेक्शन निकालना पड़ता है, तो वो बाय इंस्पेक्शन जो रूट निकलता है वो कोई करीब 3 नंबर 0 के वो निकल ही आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल पी ओवर क्यू की जो, तो यहाँ पर हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल पी ओवर क्यू की जो वैल्यूज हैं पॉसिबल वो +-1 +-2 +-4 ही है। हमने अगर ट्राई करना है तो इन्हीं वैल्यू से ट्राई करना है, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम 1 पुट करके चेक करते हैं। 1 पुट कीजिए जी, इसमें 1 + 1 2 बन जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे -4 ये कभी भी 0 नहीं होने वाला, साफ दिख रहा है, ठीक है जी। -1 से ट्राई करते हैं, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1, तो इधर -1 इसको +4 कर देगा, ये -4 है, ठीक है जी। +-1 कैंसिल, +-4 कैंसिल, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं -1 इसका रूट है, यानी इस डेरिवेटिव में -1 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है। तो -1 चूंकि इसका रूट है लिहाजा -1 आपको मिल जाएगी एक क्रिटिकल वैल्यू, राइट जी। तो दूसरी वैल्यूज को लिए भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी वैल्यू के लिए आप ये चेक करें या ना करें, आपके पास एक तरीका तो है ही, वो कौन सा जी, सिंथेटिक डिवीजन। एक रूट आपको मिल गया है, अब आप सिंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है दूसरा भी हमारा आंसर इन्हीं में से कोई एक मिल जाए, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन ही लगा लेते हैं, तो उसका भी आपको पता है। एक रूट निकालने के बाद सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लें तो आसानी हो जाती है। इसके जो हमने रूट्स निकालने हैं जी, बाकी के 1 इसके कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं, ये -4 और यहाँ पर भी आपके पास -4 ही है। जो रूट निकला है वो कौन सा निकला है जी, -1 को यहाँ लिख लेते हैं, ये एज इट इज़, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 ऐड किया 0, मल्टीप्लाई किया 0 ऐड किया -4, मल्टीप्लाई किया तो 4 और यहाँ पर ऐड करने से 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बाकी की जो डिप्रेस्ड इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है जी, डिग्री ये कम कर दें, डिग्री 3 से 2 रह जाएगी, x² x वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, और ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -4, इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो x की आपको नजर आ जाएंगी 2 वैल्यूज +-2। ठीक हो गया जी। तो वो दोनों वैल्यूज देख लें यहाँ पर मौजूद भी हैं, मौजूद इसलिए क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी। अदरवाइज हम इसको सॉल्व करके बाकी अगर कोई रूट्स होते इर्रेशनल टाइप के वो भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी, राइट जी। तो हमने इसका इस्तेमाल किया जी। अब देखें आपके पास टोटल जो पॉसिबल जो वैल्यूज हैं जी, कौन कौन सी हैं जी, -1 है, -2 है और आपके पास 2 है, ठीक है जी। और उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ से निकालें जी सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या निकलेगा जनाब, 3x² + 2x - 4, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। और हमें पता चल गया हुआ है कि जो हमारी रेंज है वो किस टाइप की है, इस टाइप की है। यहाँ पर ये जो नंबर है हमें ये फाइंड करना है, ये नंबर कौन सा नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, बल्कि स्मॉलेस्ट में भी सबसे स्मॉलेस्ट, राइट, मिनिमम वैल्यूज में से सबसे मिनिमम वाला निकालना है। तो ये वाली वैल्यूज इनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। फर्स्ट के लिए मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा 3, यहाँ से -2, यहाँ से -4। आप देख सकते हैं मुझे ये मिल रहा है यहाँ से नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब ये कि मैंने -1 को इसमें पुट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 को पुट करके सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है वाला, मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने निकालनी नहीं है, मैंने तो कौन सी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, राइट जी। तो -1 से मिनिमम बन रहा है फंक्शन हमारा। अब पुट कर लेते हैं -2, देखते हैं जी -2 से क्या बनता है, सेकंड डेरिवेटिव। बल्कि एक और आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आप इन वैल्यूज को तरतीब लगा दें, तरतीब लगाने से मुराद ये है कि पहले -2 लिख लें, फिर -1 लिख लें और फिर 2 लिख लें। तो -1 पर ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम था, तो -2 और 2 पर मिनिमम ही होगा,
ठीक है, आगे पीछे ये फंक्शन उन वैल्यूज पर मिनिमम या मैक्सिमम होता है। हो सकता है कि वहाँ पर हमें वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए अगर एक दरमियान वाली वैल्यू पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है तो उसे आगे पीछे वाली वैल्यूज पर वो मिनिमम ही होगा, और अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना दे तो, और अगर दरमियान वाली वैल्यू पर वो मिनिमम है तो फिर आगे पीछे वाली वैल्यूज पर करीब वाली जो वैल्यूज हैं उन पर वो मैक्सिमम ही होगा। तो चलिए जी, -1 पर मैक्सिमम और -2 और 2 इन दोनों पर हमारा फंक्शन क्या होगा जी, मिनिमम होगा। तो मैं 2 मिनिमम वैल्यूज निकाल लेता हूँ। मिनिमम वैल्यूज आपको पता है कैसे निकलेंगी, x = -2 के लिए मैं बता चुका हूँ आपको सेकंड डेरिवेटिव, ये क्या होगा जी, इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, कर ही लें चेक अगर आपको यकीन नहीं आ रहा। ये ले 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2 -4, ये देखिए जनाब -2 का स्क्वायर 4 12, और यहाँ से देखिए -4 बनेगा और ये -4, ये देखिए -8 बनेगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है जी, और ये पॉजिटिव ही है। ऐसे आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी ये पॉजिटिव ही मिलेगा। तो 2 और -2 उन दोनों पर आपका फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि इन पर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अब हमने क्या करना है जनाब, आपको पता क्या करना है, आपने ये दोनों वैल्यूज आपने फंक्शन के अंदर पुट कर देनी, ये रही हमारे पास जी। अगर आप पोलिनोमियल में -2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -2 की पावर 4 16/4, यहाँ से -8/3, उसके बाद -2 का स्क्वायर 4 -8, उसके बाद जी -2 पुट करेंगे तो +8 आ जाएगा, आगे -2 पुट करने से +8 +10, ठीक है जी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा जनाब आपके पास, इसको देख लेते हैं। अगर आप 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से फर्स्ट टर्म 16/4 ही बनेगी, ठीक है जी। सेकंड टर्म +8/3 बन जाएगा, थर्ड टर्म में -8 ही बनेगी वो, और उसके बाद भी -8 ही बनेगा, ठीक है जी, +10। तो जी इसका आंसर 34/3 है और इसका आंसर 2/3 है, ठीक है जी। और तरीकाकार मैंने बता दिया वो आपको, क्या था जी, हमने जो एच निकालना था वो मिनिमम वैल्यूज में से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट या मिनिमम है वो लेना था। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो ये वाला नंबर है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, रेंज हमारी क्या होगी जनाब, इसकी इस फंक्शन की रेंज होगी 2/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट जी। इस तरह मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव होता तो फिर आपकी रेंज किस टाइप की होती, फिर आपकी रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर एच टाइप की होती। और एच कैसे निकालते, वो आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज में से जो सबसे मैक्सिमम है वो निकालते, ठीक है जी। मिनिमम के केस में मिनिमम वैल्यूज में से मिनिमम वाली, और मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू, राइट जी। तो मतलब क्या करना था, फर्ज कर लें 2 वैल्यूज पर आपका फंक्शन क्या होता जी, मैक्सिमम होता, तो उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वाली, हम वो चूज करके एज की जगह वो नंबर पुट करते और नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर एज तक हमारा आंसर होता।